हेलो एंड वेलकम लर्नर्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th हेल्थ केयर का 2023 की बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने सेक्शन ए जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप था उसको डिस्कस किया है। एक छोटी सी बात और, लास्ट वीडियो जो हमने सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप का डिस्कशन किया था उसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑल। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। उस वीडियो में मैंने इसका आंसर रेटिनल चेंज बता दिया है, जबकि इसका सही आंसर जो है वो प्रेशर अल्सर होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाई ब्लड प्रेशर इनमें से किस चीज़ के रिस्क को नहीं बढ़ाता है। तो हार्ट डिजीज़ के रिस्क को भी बढ़ाता है। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको हाइपरटेंशन बोला जाता है उस कंडीशन को। ब्रेन स्ट्रोक भी हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ है। और जो रेटिनल चेंज होता है, रेटिनल हैमरेज वगैरह, आँख में जो रेटिना होता है उसको भी इससे कनेक्ट किया जा सकता है। जबकि जो प्रेशर अल्सर्स होते हैं इनको बैड शोर बोला जाता है और ये स्किन वगैरह के रिगार्डिंग होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रेशर अल्सर, ना कि रेटिनल चेंज। तो इसको आप सब सही कर लें। पिछली वीडियो में ये एक करेक्शन था। चलिए तो सेक्शन बी को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से है। 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट सो बाई सिमेट्रिक डायग्राम के द्वारा बताना है। ये नोट्स में भी डायग्राम दिया हुआ है और हमने इस पे जो वीडियो डिस्कशन किया था उसमें भी ये डायग्राम के साथ हमने देखा हुआ है। देखिए, स्ट्रेस कोजिंग एजेंट्स आपको बताने हैं, तो ये 4 मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, सोशल, फाइनेंशियल, मेंटल एंड फिजिकल। तो ये 4 तरह के स्ट्रेस कोजिंग एजेंट्स हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था जो कि सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ था सीबीएसई ने, इनमरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। तो एक इम्पोर्टेंस तो ये है, इट एंश्योर्स ग्रेटर लर्निंग, आप ज़्यादा सीखते हैं अगर अपने आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो। और दूसरा, इंडिविजुअल फील्स मोर एम्पावर्ड एंड रेस्पॉन्सिबल, ज़्यादा एम्पावर्ड और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल फील करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ रिसाइकिल बिन के फंक्शंस के बारे में लिखना था। देखिए, रिसाइकिल बिन क्या होता है, जब आप कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो किस में जाके स्टोर हो जाती हैं, रिसाइकिल बिन में हो जाती हैं। तो यही बात आपको इसमें लिखनी थी। तब डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर्स स्टोर्ड इन रिसाइकिल बिन, अगर मिस्टेक से आपने उसे डिलीट कर दिया है तो आप वहाँ रिसाइकिल बिन से जाके उनको रिट्राइव भी कर सकते हैं, रिस्टोर भी कर सकते हैं। यही फंक्शन होता है रिसाइकिल बिन का कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन है, हाउ द सोसाइटी कैन हेल्प इन बूस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप, को कैसे बूस्ट कर सकती है सोसाइटी। तो इट क्रिएट्स नीड्स एंड डिमांड्स और प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स। तो ये 2 आपको पॉइंट इसमें लिख देने थे, क्रिएट्स नीड्स एंड डिमांड्स एंड प्रोवाइड रॉ मटेरियल। इस तरीके से सोसाइटी एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने में हेल्प कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, बेसिक क्वालिटीज़ बतानी है एंटरप्रेन्योर की, और बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं एंटरप्रेन्योर की। देखिए, कुछ मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत मेहनती, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होते हैं, हमेशा उन्हें एक होप होती है कि चीज़ें सही होंगी, बेहतर होंगी, हमारा फ्यूचर अच्छा होगा चाहे समय कैसा भी चल रहा हो। और बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी से भरे हुए होते हैं। तो इस तरीके की कुछ क्वालिटीज़ आपको एंटरप्रेन्योर की इसमें लिखनी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एनुमरेट 4 टाइप्स ऑफ डाइट, हॉस्पिटल में जो 4 तरह की डाइट सर्व की जाती। तो देखिए, चारों मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। नंबर 1 डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें आता है चीज़, मिल्क और बाकी के डेयरी प्रोडक्ट्स। फिर है मीट, जिसमें चिकन और अदर चीज़ें आती हैं जो मीट से जुड़ी हुई हैं। फिर हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एप्पल्स, ऑरेंज जूस, पियर्स, ये सब जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। और चौथे होते हैं ग्रेन, चपाती, ब्रेड, ईटीसी। तो ये 4 तरह की डाइट हो गई जो हॉस्पिटल में सर्व की जाती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड ग्रेन्स।
उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि अगर आप बॉडी टेम्परेचर नाप रहे हैं तो आपको कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी चाहिए बॉडी टेम्परेचर थर्मामीटर से मीज़र करने से पहले। तो सबसे पहले वॉश योर हैंड्स, हाथों को साफ करना चाहिए, धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए। उसके बाद सेलेक्ट एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट, सही इक्विपमेंट को सेलेक्ट करना चाहिए। देन इंट्रोड्यूस हेल्प एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, को अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए जिससे वो थोड़ा रिलैक्स फील करे, अपने बारे में बताइए और उसको प्रोसीजर के मैं अभी ये करने वाला हूँ, इस तरीके से हम इसको मेज़र करेंगे। पेशेंट को ये सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करिए और लास्ट में जब आप कर लेते हैं तो अगर आप ग्लास थर्मामीटर है आपके पास तो उसे शेक कर दीजिए और उसे रख दीजिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल जो थर्मामीटर होता है तो उसे उसका कवर होता है उसमें रख दीजिए। ये 4 तरीके की प्रिपरेशन करनी होती हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है HAI से, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ है कि क्या क्या रीजंस होते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के, किस कारण हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन उसको कहते हैं जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसके 48 आवर्स बाद अगर उसे कोई इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसे इन्फेक्शन को बोला जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर नॉसकॉमियल इन्फेक्शन भी इनको बोला जाता है। तो इसके रीजंस हो सकते हैं, 2 मार्क्स का है तो 2 ही रीज़न काफ़ी होंगे, हालांकि मैंने यहाँ 3 रीज़न लिखे हैं। लेंथ ऑफ स्टे, जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ बढ़ेगी स्टे की, जितना ज़्यादा वो हॉस्पिटलाइज रहेंगे, जितने ज़्यादा दिनों तक रहेंगे उतना उसका चांसेस बढ़ जाएंगे, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी इस तरह के इन्फेक्शंस की। हैंड वॉश टेक्निक्स, अगर जो वहाँ स्टाफ हैं नर्सिज हैं वो सही से यूज़ नहीं कर रही हैं तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। एंटीबायोटिक्स का एक्सेसिव यूज़ अगर हो रहा है, एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उसके कारण भी इस तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है कि यू हैव टू प्रोवाइड फर्स्ट एड, देना है आपको किसी एक्यूट इंजरी के लिए या किसी मेडिकल कंडीशन के लिए जिसके लिए बेसिक ह्यूमन बॉडी की समझ होना ज़रूरी है। तो व्हाट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग शुड यू हैव, तो ये फर्स्ट एड देने के लिए किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक पर्सन को। तो बेसिक ह्यूमन बॉडी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए और बेसिक ह्यूमन बॉडी की अंडरस्टैंडिंग में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ब्रीथिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्रीथिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पता होना चाहिए, यही चीज़ें सबसे पहले थोड़ी देखी जाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफरेंस करने के लिए था, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। तो 2 यहाँ पर दिए हुए थे, एक एक पॉइंट आपको इसमें लिखना था। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था ये क्योंकि ये एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी यहाँ पर इन्होंने दी है। आमतौर पर तो ये आसान ही डिफरेंस पूछते थे, जैसे कि एंटीसेप्टिक में पूछ लिया या स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन में पूछ लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने प्रॉक्सिमल और डिस्टल, तो ये एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है, अलग अलग बॉडी की जो पोजीशंस होती हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में जो मीडियन लाइन वाला कि कौन सी है जो बॉडी को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देती है, तो मीडियन लाइन उसका आंसर था। तो इनमें डिफरेंस देखिए यहाँ लिखा हुआ है। प्रॉक्सिमल क्या होता है, ये इट इज़ अ पोजीशन क्लोजर फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द बॉडी। तो इनकी डेफिनेशन ही लिखनी थी। प्रॉक्सिमल जो होता है वो एक पोजीशन होती है जो बॉडी के ट्रंक के क्लोजर होती है और डिस्टल जो है उसके फर्दर होती है। तो ये पास होती है, ये दूर होती है। तो प्रॉक्सिमल में लिखना था इट इज़ अ पोजीशन क्लोजर फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द बॉडी और डिस्टल में लिखना था पोजीशन फर्दर फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द बॉडी। नीचे सेम उसी में सही है ये भी। सुपरफिशियल क्या है, नियरर टू द स्किन एंड सरफेस, और डीप जो है डीपर फ्रॉम द स्किन एंड सरफेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द इमरजेंसी कॉल कैन बी रेस्पॉन्डेड इन वेल मैनर इन हॉस्पिटल में इमरजेंसी जो कॉल्स हैं उनको किस तरीके से रेस्पॉन्ड करना चाहिए। गैदरिंग, देखिए सबसे पहले तो जितनी ज़्यादा आप मेडिकल इमरजेंसी क्या हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें गैदर करनी चाहिए, जो भी उधर रिसीव कर रहा है, जो रिसेप्शनिस्ट है, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट, और उसके बाद जो भी पर्सन उन्हें कॉल करके बता रहा है कि ये इमरजेंसी है हमारे यहाँ, उसको असिस्ट करना चाहिए और इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए जब तक वहाँ पर
इमरजेंसी मेडिकल टीम जो है या एम्बुलेंस नहीं पहुंच जाती है, तो इंस्ट्रक्शंस बाय वॉइस प्रायर टू द अराइवल ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, तो तब तक उन्हें इंस्ट्रक्ट करते रही। तो इस तरीके से रेस्पॉन्ड करना चाहिए अगर कोई इमरजेंसी कॉल आती है। उसके बाद 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स बताना था। तो 5 टाइप के हॉस्पिटल्स यहाँ पर अलग अलग हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स भी हमने डिस्कस किए हुए थे। यूनिट 1 में से ये क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले जनरल हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर कॉमन डिजीज़ का इलाज होता है। फिर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर किसी स्पेशलाइज्ड, जैसे मान लीजिए कोई कैंसर इंस्टीट्यूट है या कोई जो है डेंटल इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर कैंसर के लिए या वहाँ पर जो है दांतों के लिए अगर डेंटल इंस्टीट्यूट है। पेशेंट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिशियस डिजीज़ है जैसे कोविड-19 या इस तरीके की स्प्रेड होने वाली, तो वहाँ पर आइसोलेशन हॉस्पिटल्स हैं। फिर टीचिंग है जहाँ पर जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो सिखाना होता है, जैसे कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट होता है, मेडिकल कॉलेज होता है, तो ये सब क्या है, ये टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं। और गांव वगैरह में कोई हॉस्पिटल्स हैं तो उन्हें रूरल हॉस्पिटल्स। सो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट हॉस्पिटल्स: स्पेशलाइज्ड, आइसोलेशन, टीचिंग एंड रूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइट के बारे में, कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और किस तरीके से ये ट्रीटमेंट में हेल्पफुल हो सकती है। तो इसमें लिखना था कि डाइट इज़ एज इम्पोर्टेंट एज मेडिसिन। डाइट भी मेडिसिन की ही जितनी इम्पोर्टेंट होती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़। अब मॉडिफिकेशन इन द डाइट, क्योंकि अगर डाइट, कई बार तो सर्टेन डिजीज़ कुछ ऐसी हैं जिनमें अगर आप डाइट को सही कर दीजिए तो वो अपने आप, वो डिजीज़ अपने आप सही हो जाएंगी, वो बीमारी। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है पेप्टिक अल्सर्स जो पेट में होते हैं, उसमें अगर आप ब्लैंड डाइट देंगे तो वो बहुत ज़्यादा, मेडिसिन से भी ज़्यादा फ़ायदा उस डाइट से होगा। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें थोड़ा सा और करके लिखनी थी। लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द रोल ऑफ फूड सर्विस डिपार्टमेंट का। ये भी इजी क्वेश्चन था। फूड सर्विस डिपार्टमेंट के रोल के बारे में बता देना था। देखिए, तो इसमें जो फूड सर्विस डिपार्टमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड क्राइटेरिया फॉर परचेज ऑफ फूड स्टफ, के फूड स्टफ किस तरीके से परचेज किया जाएगा, उसका क्या स्टैंडर्ड रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, इन सब को कौन सेट करता है, इन सब को फूड सर्विस डिपार्टमेंट ही करता है। किस तरह के इक्विपमेंट यूज़ होंगे खाना बनाने के लिए, इसके लिए भी जो है फूड सर्विस डिपार्टमेंट ही होता है। क्लीनिंग प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे, इन सारी चीज़ों के लिए यही डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है, ये इसका रोल होता है। इसके अलावा और मैंने कुछ पॉइंट्स इधर भी लिखे हुए हैं, जैसे इशूइंग रिटन पॉलिसीज़ एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर हैंड वॉशिंग, क्लॉथिंग, स्टाफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेली डिसइंफेक्शन ड्यूटीज़। तो किस तरीके से हैंड वॉश, क्लॉथिंग, ये सब होगा, इसकी जो पॉलिसीज़ हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सब भी इशू वही करता है रिटन फॉर्म में। एंश्योरिंग मेथड्स, डिफरेंट टाइप के जो मेथड्स हैं, किस चीज़ के लिए, कैसे खाने को स्टोर करना है, प्रिपेयर करना है, डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड विल अवॉइड कंटामिनेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह के मेथड्स की को भी इंश्योर करता है यही डिपार्टमेंट। उसके बाद एस्टेब्लिशिंग प्रोग्राम्स फॉर ट्रेनिंग स्टाफ इन फूड प्रिपरेशन एंड क्लीनिनेस। तो ऐसे प्रोग्राम्स को एस्टेब्लिश करता है जिससे स्टाफ की ट्रेनिंग हो सके कि कैसे फूड को प्रिपेयर करना है और क्लीनिनेस का क्या ध्यान रखना है। तो ये सारे रोल हैं, फंक्शंस हैं किसके, फूड सर्विस डिपार्टमेंट के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था कि फर्स्ट एडर हैं आप और एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो पेशेंट है वो सांस तो ले रहा है, ब्रीथिंग, लेकिन अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, एक तो इसमें सबसे पहले पुट देम इनटू द रिकवरी पोजीशन में। रिकवरी पोजीशन कैसी होती है, विद देयर हेड लोअर एंड देन देयर बॉडी, बॉडी से जो हेड है उसको थोड़ा लोअर रखिए, और कॉल एन एम्बुलेंस इमीडिएटली। 108 नंबर पर, 108 पर इमरजेंसी जो एम्बुलेंस होता है, EMS, उसको कॉल करिए और तब तक कंटिन्यूसली वॉच करते रहिए पेशेंट को कि वो सांस सही से लेता रहे, ब्रीथिंग उसकी सही से चलती रहे। तो यही करना है, रिकवरी पोजीशन में लाइए, एम्बुलेंस को कॉल करिए, यही कर सकते हैं आप इस सिचुएशन में। और लास्ट क्वेश्चन है सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये ह्यूमंस के लिए, हमारी बॉडी के लिए
क्या इनका रोल था इम्पोर्टेंट, तो एक जैसा ही रोल है लगभग। सोडियम और पोटेशियम जो हैं ये सिस्टमेटिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि एजेंशियल होते हैं इन रेगुलेटिंग एटीपी। एटीपी क्या है, एक तरीके की एनर्जी होती है, हमारी बॉडी को नीड होती है जिसकी। और फिर लिख देना था कि इनकी डिफिशियंसी या एक्सेसिवनेस अगर हो जाती है तो दोनों ही खराब होती हैं, जैसे कि सेल माल फंक्शंस करने लगती हैं अगर सोडियम पोटेशियम की कमी हो गई, ठीक है। और हमारे नर्वस सिस्टम और हार्ट की फंक्शनिंग पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है अगर इसमें डिफिशियंसी होती है सोडियम की और पोटेशियम की। तो ये इसके एक्सपेक्टेड आंसर्स थे। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू।